गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर, इसके ऊपर अब से पहले हम 4 वीडियो और बना चुके हैं। ये आज हमारा लास्ट वीडियो इस टॉपिक पे है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट इसमें रहता है तो उसको हम जूम क्लासेस जो आपकी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की हमें ज़रूरत होती है, तो इसमें नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसमें अब हम बात कर रहे हैं जूट। जूट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। इसको एक सुनहरा रेशा भी कहा जाता है क्योंकि एक गोल्डन कलर का ये होता है। आमतौर पर जो मैट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, बोरी वगैरह जो होती हैं, रस्सियाँ वगैरह जो होती हैं, वो सभी जूट की तैयार होती हैं। और आज के टाइम में भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में जूट की प्रोडक्शन होती है। वी आर ऑन फर्स्ट नंबर इन जूट प्रोडक्शन। क्वेश्चन कई बार इसमें आ जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फूड मतलब जूट की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है? इंडिया में होती है। एंड सेकंड नंबर बांग्लादेश का है। पहले नंबर पे भारत में उत्पादन होता है, दूसरा नंबर बांग्लादेश का है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वी आर ऑन सेकंड नंबर इन जूट एक्सपोर्ट। अगर इसको निर्यात की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारी घरेलू ज़रूरतें, घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के बाद हम जो बचता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी आर ऑन सेकंड नंबर आफ्टर बांग्लादेश इन एक्सपोर्ट्स। जो जूट क्रॉप्स हमारी है, इसके लिए मेनली जो स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करते हैं, भारत में वेस्ट बंगाल जो टोटल जूट प्रोडक्शन हमारी होती है, टोटल जूट प्रोडक्शन का मोर देन 80% अकेले वेस्ट बंगाल में होता है। जब हमारा एक बंगाल इकट्ठा प्रांत होता था, उस बंगाल प्रांत में अकेले में ही मतलब पूरे वर्ल्ड का 90% प्रोडक्शन होती थी। लेकिन जब वो बांग्लादेश अलग उसमें चला गया, जैसे पहले ईस्ट बंगाल बना, उसके बाद वो ईस्ट पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश, तो मेनली जो हमारा जूट प्रोडक्टिव जो एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया। तो अब भी प्रोडक्शन में हम पहले नंबर पे आते हैं। वी नीड हाई टेम्परेचर। जूट क्रॉप्स के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसको भी हम मेनली शामिल करते हैं जूट को खरीफ क्रॉप्स में। इट्स इंक्लूड इन खरीफ क्रॉप्स में इसको हम शामिल करते हैं। हाई टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है और इसमें वी नीड मोर वाटर टू क्लीन। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि इसके लिए प्रोडक्शन के लिए हमें कम पानी की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद वी नीड मोर वाटर टू क्लीन जूट क्रॉप्स। इसको साफ करने के लिए, क्योंकि ये जो रेशा है, इस रेशे को निकालने के लिए, इस फाइबर को निकालने के लिए पहले इसको पानी में दबाया जाता है और पानी में दबाने के बाद हम जूट का उत्पादन करते हैं। एंड आफ्टर वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, these major countries, major states where Assam, Meghalaya, these are major states where we found jute production. After that we need last जो हमारी नॉन फाइबर क्रॉप्स है। वैसे तो बहुत सारी इसमें आती हैं, लेकिन जो मेजर जो क्रॉप्स हैं उसमें हम बात कर रहे हैं रबड़ क्रॉप्स। इसमें रबड़ जो क्रॉप्स हमारी है, ये इक्वेटोरियल क्रॉप्स अंडर द special conditions. It's the grown the
ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये जो आर्द्र और उष्ण आर्द्र जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये क्रॉप्स होती है। रबड़ की क्रॉप्स जो है हमारी, इस रबड़ क्रॉप्स में वी नीड 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। इसके लिए हमें मेनली 200 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। एंड रबड़ क्रॉप्स, रबड़ ट्रीज आर फाउंड इन ह्यूमिडिटी क्लाइमेट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। इसके लिए हमें आर्द्र और हाई टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है। 200 सेंटीमीटर, या इसमें हम बात करते हैं 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हमें इसके लिए ज़रूरत होती है। और जो हमारी रबड़ की क्रॉप्स है ये आमतौर पर एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जो हाईली रेनफॉल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इस फसल का उत्पादन होता है। और वहाँ पर इन फसलों के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, जो इसका रबड़ ट्री जो होगा उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 60 मीटर तक इसकी हाइट पहुँच जाती है। एंड रबड़ ट्री आर फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये हमारी थर्ड मेजर क्रॉप्स है। और रबड़ का प्रयोग अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको फिलफिल करने के लिए हम रबड़ का प्रयोग करते हैं। अब बात हमारे सबसे लास्ट में आती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, कि आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर आधारित है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी काम करेंगी कि गवर्नमेंट कैसे लोगों को ये करेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में सबसे पहले आता है गवर्नमेंट अनाउंस द एमएसपी। गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यू नो अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि फसल को बोने से पहले उसकी प्री अनाउंस किया जाता है कि इसकी क्या कीमत होगी। उसकी जो प्राइस है वो पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट इस कीमत पर आपकी ये फसल खरीदेगी, पहले अनाउंस होता है। ये एमएसपी हमेशा प्री अनाउंस होता है। जैसे अगर आज के टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं कि राइस क्रॉप्स का सोइंग टाइम चल रहा है, उसको बोने का टाइम चल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट ने बोने से पहले ही उसका एमएसपी अनाउंस कर रहेगी कि इस कीमत पर हम इसको खरीदेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़ें। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, अब द प्रोसेस बाय द बिजनेस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग टू ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन भी काफ़ी इफेक्ट इसके ऊपर डालता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। सेकंड नंबर है गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण जो है वो इसको इफेक्ट करता है, क्योंकि आज के टाइम में जो इंटरनेशनल डिमांड्स हैं उन इंटरनेशनल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम इजीली, ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम इजीली हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम अदर कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राइस क्रॉप्स हमारी है, तो राइस क्रॉप्स को अदर कंट्रीज़ लाइक रसिया, अमेरिका, वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पर इसको ईजिली भेजा जा सकता है। तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आता है। और इसके अलावा एफसीआई इसको खरीदता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये काम कर रहा है कि फसलों को खरीद के स्टोर करना। अब एफसीआई क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एफसीआई इन फसलों को खरीदता है। भाई हम फसल उत्पादन करते हैं, लेकिन फसल उत्पादन करने से पहले हमें ये पता होता है कि हमारी फसल को ईजिली खरीदा जा सकता है।
भाई ये नहीं है कि मतलब कोई फसल उसको खरीदेगा ही नहीं, कोई खरीदारी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट हमारी हर फसल को खरीदती है थ्रू FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इसको खरीदती है। और इसके अलावा जो फसल गवर्नमेंट खरीदती है उसको PDS सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू इस फसल का उत्पादन इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को ईजिली इसको भेजा जा सकता है। और हमारी अगर हम बात करते हैं कि GDP, हमारी GDP में भी एक इम्पोर्टेंट रोल हमारी एग्रीकल्चर प्ले करती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो हमने शुरू किया था, ये कंप्लीट हमारा हो गया है। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ इसमें अडोप्ट करेगी। इसके अलावा कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की हमें ज़रूरत होती है, कैसी हमारी मेजर क्रॉप्स इसमें हमारी आती हैं, और हमारा जो खरीफ सीज़न है इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।